फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। हमारे टॉपिक का नाम क्या है? फाइनल अकाउंट्स। यह इसका दूसरा नाम होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है जी। हिंदी में कहते हैं इसको अंतिम खाते, ठीक है। अंतिम खाते ये हमारे, ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसेस का एंड प्रोडक्ट है, यानी आखिर में ये बनाया जाता है, ठीक है, आखिर में बनाया जाता है। और हमेशा ध्यान रखना, हम एक अकाउंटिंग पीरियड तक, जैसे मान लो ये मेरा करंट अकाउंटिंग पीरियड है, मान लो मेरा करंट अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट होता है और खत्म कब होता है? 31 मार्च 2021 पे। तो मैं पूरे 12 महीने एक अकाउंटिंग पीरियड तक मैं बिजनेस को चलाऊंगा। बिजनेस को चलाने का मतलब बिजनेस में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है सारी ट्रांजेक्शन को करूंगा। माल खरीदना, माल बेचना, रेंट पे करना, सैलरी पे करना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना, टेलीफोन का बिल पे करना, यानी पूरे 12 महीने तक बिजनेस एक्टिविटीज की जाएगी, बिजनेस को ऑपरेट किया जाएगा, चला जाएगा। 12 महीने बिजनेस को चलाने के बाद साल के एंड में 31 मार्च को मैं रुकूंगा और 31 मार्च को मैं अपने फाइनल अकाउंट बनाऊंगा। फाइनल अकाउंट्स मैं अपने प्रिपेयर करूंगा और मैं अपने फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करूंगा तो फाइनल अकाउंट के अंदर, इसके अंदर मैं 3 चीजें बनाऊंगा। एक बनाऊंगा ट्रेडिंग अकाउंट और एक बनाऊंगा मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक बनाऊंगा मैं अपनी बैलेंस शीट। ये समझ लेना ढंग से जो समझा रहा हूं। अगर ये समझ में आ गया तो उसके बाद अभी जो लिखवाऊंगा वो सारी बातें समझ में आ जाएंगी, मेरे को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखो बेटा, हमेशा हम हर साल हम एक अकाउंटिंग पीरियड तक काम करेंगे, बिजनेस कर चलाएंगे, 12 महीने तक बिजनेस को ऑपरेट करेंगे, चलाएंगे, फिर 12 महीने बाद हम रुकेंगे और रुक कर क्या बनाएंगे? अपना फाइनल अकाउंट, या फिर बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। इसी तरह फिर अगले अकाउंटिंग पीरियड में फिर से अगला अकाउंटिंग पीरियड में कब से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट होगा, खत्म कब होगा? 31 मार्च 2022 में। फिर 31 मार्च 2022 को मैं रुकूंगा, फिर से मैं फाइनल अकाउंट बनाऊंगा। फाइनल अकाउंट के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाऊंगा और बैलेंस शीट बनाऊंगा। ऐसे ही हर साल चलता रहेगा, ठीक है। तो हमेशा हम एक अकाउंटिंग पीरियड खत्म होने पर अपना फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। साल के एंड में हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे, क्लियर क्या? और जब हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो उसके अंदर एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे और एक बैलेंस शीट बनाएंगे। अब सुनो, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट हम बना के क्या जानेंगे? रिजल्ट ऑफ बाइंग, रिजल्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। देखना बेटा मैं क्या कर रहा हूं, मैं समझाना क्या चाहता हूं। देखो, हम अपने बिजनेस का ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट बना के हम ये जानते हैं कि भाई हम गुड्स को खरीद के लाते हैं। आपने गुड्स को खरीदा 1 लाख रुपए में और बेच दिया 1.5 लाख रुपए में, कितने का फायदा? 50,000 का फायदा, ठीक है। आप गुड्स को खरीद के लाते हो 80,000 का, 80,000 का खरीद के लाते हो और उसको 1 लाख में बेच देते हो, कितने का फायदा? 20,000 का, ठीक है। हालांकि जब खरीद के लाते हो तो उसमें कुछ खर्चे वर्चे भी होंगे, भाई हम खरीद के लाएंगे तो लाते टाइम कुछ खर्चा भी तो करोगे, किराया भाड़ा भी तो खर्च करोगे। तो हम ये उन सारी बातों का ध्यान रखेंगे। सिंपली बात करें तो अभी मैं समझाना खाली ये चाहता हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या, ट्रेडिंग अकाउंट बना के हम क्या जानना चाहते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट बना के हम ये जानना चाहते हैं कि हम जब पूरे साल बिजनेस को ऑपरेट करेंगे तो हम माल खरीदेंगे भी और माल बेचेंगे भी, और माल खरीद के लाएंगे तो उसमें कुछ खर्चे वर्चे भी होंगे, उसमें से कुछ माल बच भी जाएगा, ठीक है। तो यानी जब हम माल खरीदते हैं, माल बेचते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है? खरीदने और बेचने का रिजल्ट।
जब हम माल को खरीद कर बेचते हैं तो जो रिजल्ट आएगा ना उसको, और उस देखो माल खरीद के लाएंगे तो उसमें थोड़ा बहुत खर्चा भी होता है, खर्चे भी कर दिए। जब जैसे मान लो मैंने मार्केट से जब सामान को खरीदा तो अगर मान लो वो 80 का पड़ा, लेकिन 5,000 रुपये मैंने किराया भाड़ा पे कर दिया तो 85 का हो गया मेरे लिए, उसकी कॉस्ट कितनी होगी 85। तो सामान घर मेरी फैक्ट्री तक या मेरे गोडाउन तक आते आते, मेरी दुकान तक आते आते कितने का हो गया 85 का। और 85 की चीज मान लो मैंने सारा बेच दिया, 85 की चीज मैंने 1 लाख में बेच दी तो कितने का फायदा 15,000 का, और हो सकता है कुछ बच भी जाए दुकान में। तो मेरे कहना लगा माल खरीदने और बेचने का रिजल्ट जानना है तो क्या बनाएंगे हम, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बना के हम अपने बिजनेस का रिजल्ट जान लेते हैं, या इसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ठीक है भाई, हमने माल को खरीदा, माल पे कुछ खर्चे किए, फिर उसके बाद माल को बेच दिया, तो खरीदने और बेचने पे रिजल्ट क्या है, प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ठीक है, याद रखना यहां पर सिंपली हमें क्या पता चला है, माल खरीदा और माल बेचा तो फायदा और नुकसान, जिसको हम क्या बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। अच्छा, जब हमने ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया, ट्रेडिंग अकाउंट बना के हमने अपने बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकाल लिया। ठीक है, माल खरीदा, माल बेचा तो फायदा नुकसान। अब मैं तुमसे क्या करूं, क्या सारे खर्चे माइनस हो गए, क्या हमारे ऑफिस में जो एम्प्लॉय बैठे उसकी सैलरी माइनस हो गई, क्या ऑफिस में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल माइनस हो गया, क्या ऑफिस में जो स्टेशनरी यूज हो रही है उसका खर्चा माइनस हो गया क्या, नहीं। तो कहने मतलब अभी बहुत सारे खर्चे घटाने बाकी है। ठीक है, जैसे तुम मान लो शोरूम चला रहे हो, शोरूम में तुम शोरूम के अंदर तुमने क्या किया, गुड्स को खरीद के लाकर रखा, उस पर थोड़ा बहुत खर्चा किया और गुड्स को बेचा तो फायदा नुकसान। अच्छा, उसके अलावा जो ये तो सिर्फ माल को खरीदने और बेचने का प्रॉफिट लॉस हो गया। उसके बाद जो तुम्हारा ऑफिस होगा, ठीक है, जो गोडाउन होगा, उसमें जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी सैलरी, उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल, उसका टेलीफोन का बिल, उसका रेंट, बहुत सारे खर्चे तो अभी घटाने बाकी है। क्योंकि अभी ये प्रॉफिट जो है, जो माल को खरीदा और बेचा उसका जो रिजल्ट आया, जो प्रॉफिट हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हुआ, उसमें से बहुत सारे खर्चे घटाने बाकी है, इसलिए हमने इसको नाम दिया ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब अभी खर्चे कुछ माइनस होने बाकी है। और वो खर्चे कहां माइनस होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हम अपने बिजनेस का के लिए मैं कह रहा हूं एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बना के बिजनेस रिजल्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स पता चल गया, माल को खरीदा और बेचा तो फायदा नुकसान यानी ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस पता चल गया। उसके बाद हम बनाएंगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जब प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे तो वहां पर हम अपने बिजनेस के और सारे खर्चे माइनस कर देंगे, बिजनेस के सारे खर्चे माइनस कर देंगे, और साथ में कोई इनकम है तो उसको ऐड ले लेंगे। ठीक है, जब मैं अपने बिजनेस के मैं कह रहा हूं ग्रॉस प्रॉफिट जो यहां से निकलता है, जो ट्रेडिंग अकाउंट बना के ग्रॉस प्रॉफिट आता है, उसको भी मैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ले जाता हूं। उसमें कोई और इनकम का, जैसे रेंटल इनकम मिल रही है, मेरे को बैंक में एफडी करा रखी है, उससे इंटरेस्ट मिल रहा है, कोई और इनकम है तो वो सारी इनकम मैं इसमें ऐड कर देता हूं, और खर्चे बिजनेस के सारे माइनस कर देता हूं। तो जब सारे खर्चे माइनस हो जाते हैं तो जो मेरा रिजल्ट आता है ना, उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। ये मेरे बिजनेस की, जब मेरा ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट दोनों बन जाता है, उसके बाद जो मेरा नेट रिजल्ट आता है ना, उसको हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बोलते हैं। ये मेरे बिजनेस के ओवरऑल परफॉर्मेंस को बताता है कि पूरे साल बिजनेस को चलाने के बाद, ओवरऑल सब कुछ करने के बाद मेरे पास नेट कितना बचा। ठीक है, तो यानी पूरे बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या है, पूरे साल बिजनेस को चलाया, सारे मैं कह रहा हूं माल बेचकर जो पैसा आया, और कहीं और से किसी और से कहीं और से हमें जो इनकम आई, वो सारी इनकम ले ली, उसमें से जब सारे खर्चे माइनस कर देंगे तो ओवरऑल मेरे जेब में कितना बचा, नेट कितना बचा, सारे खर्चे माइनस होने के बाद बचत कितनी, उसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। वो कैसे पता चलेगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने के बाद। और फिर अब बिजनेस ने अपना प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी बना लिया, ट्रेडिंग अकाउंट भी बना लिया, इससे बिजनेस को अपनी कमाई का पता चल गया, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता चल गया, बिजनेस को अपनी परफॉर्मेंस का पता चल गया कि मैंने कैसा परफॉर्म किया। अच्छा, प्रॉफिट हो रहा है तो परफॉर्मेंस अच्छी है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी है, मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं। अच्छा, लॉस हो रहा है तो मेरे को मैंने बिजनेस को चलाकर मेरा नेट रिजल्ट क्या है, लॉस, तो मेरी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस खराब है। तो यार ना, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब प्रॉफिट या लॉस। भाई बिजनेस को चलाया तो आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, यानी प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ, ये जानने के लिए हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस पता चल गया। अच्छा, खाली प्रॉफिट लॉस जानकर, ठीक है, खाली प्रॉफिट लॉस हमने जान लिया, क्या
हम इससे सेटिस्फाई हो जाएंगे? नहीं, हम कहेंगे एक चीज और पता करो, बिजनेस की पोजीशन कैसी है। अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना के हमें हमारे को अपने बिजनेस की इनकम का, कमाई का पता चला, नेट प्रॉफिट नेट लॉस का पता चला, रिजल्ट पता चला कि बिजनेस को ऑपरेट कराने से, मतलब पूरे साल बिजनेस को चलाने से फायदा हुआ या नुकसान। अब हम कह रहे हैं नहीं, साथ में पोजीशन भी चेक करो। ठीक है, जैसे मान लो तुम किसी लड़की के लिए मतलब रिश्ता देखने जाते हैं, शादी के लिए रिश्ता देखने जाते हैं, तो क्या करते हैं, पहले तो ये देखते हैं कमाता कितना है, पहले ये देखते हैं ना लड़का कमाता कितना। अच्छा, सैलरी 1 लाख रुपए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, उसके बाद उसका घर क्यों चेक करते भाई? हम ये भी देखते हैं, अच्छा इसके मकान वकान अपना है या नहीं है, और जमीन कितनी है। ठीक है, हम उसकी पोजीशन भी तो चेक करते हैं। ठीक है, क्यों चेक करते हैं? खाली कमाई को देखकर हम ये नहीं कह सकते ना कि बड़ा अच्छा आदमी है। अच्छा, कमाता है 1 लाख रुपए, लेकिन घर कर्जे पे ले रखा है, 10 लाख का कर्जा है, 10 लाख का कर्जा है। ठीक है, और उसका ब्याज आता है, 10 लाख का कर्जा है, या मैं कह रहा हूं 50 लाख का कर्जा है, और उसका महीने का ब्याज आता है, कमाता है 1 लाख रुपए, महीने का ब्याज आ जाता है 50,000 रुपए का। अब बताओ बिजनेस अच्छा है, वो आदमी अच्छा है बेकार है? कर्जे में डूबा हुआ है, कर्जे में डूबा हुआ है। तो मेरा कहना मतलब क्या है, हम उसकी पोजीशन भी तो चेक करते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो हम बैलेंस शीट बनाएंगे, और बैलेंस शीट में ये देखेंगे कि भाई ये जो बिजनेस है ना, चलो ठीक है कमा तो ठीक ठाक रहा है, लेकिन क्या हालात है इसके, बिजनेस के अंदर खुद का पैसा कितना लगा रखा है, कैपिटल कितनी लगा रखी है। अच्छा, बाहर से बैंक से लोन लेके कितना पैसा लगा रखा है, लोगों का कितना पैसा बकाया है, उधार कितना माल खरीदा हुआ है। ठीक है, बिजनेस की क्या में खुद का पैसा कितना है, लायबिलिटी कितनी है, क्रेडिटर कितने के हैं, लोन कितने के हैं। ठीक है, और एसेट्स कितने की है, कितनी हमारी बिजनेस की एसेट्स खुद के पैसे से खरीदी गई है, कितनी एसेट्स कर्जा लेके खरीदी गई है। तो अगर मेरे बिजनेस में ज्यादातर एसेट्स खुद के पैसे से खरीदी गई है, यानी खुद का पैसा ज्यादा लगा है, तो पोजीशन अच्छी है, और कर्जे के पैसे से खरीदी गई तो पोजीशन बेकार है। तो हम क्या कहते हैं, खाली बिजनेस के प्रॉफिट लॉस में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, हम बिजनेस की पोजीशन भी जानना चाहेंगे, और पोजीशन जानने के लिए हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। और ये ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट तो अकाउंट होते हैं, एक लेजर अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट एक लेजर अकाउंट है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एक लेजर अकाउंट है, लेकिन बैलेंस शीट अकाउंट नहीं होता। बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं होता, बैलेंस शीट तो एक स्टेटमेंट, एक लिस्ट है जिसमें हम अपने बिजनेस के एसेट और कैपिटल और लायबिलिटी को दिखाते हैं। ध्यान में, बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं होती। और मेरी बात सुनो, जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया जाता है, ये पूरे साल की जानकारी देता है। हमने पूरे साल में कितने की परचेस करी। हम जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और ट्रेडिंग अकाउंट में अपने परचेजेस दिखाएंगे, तो हम कहेंगे पूरे साल में कितने का माल खरीदा, पूरे साल में कितना रेंट पे किया, पूरे साल की कितनी इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया, पूरे साल की कितनी सैलरी पे करी, पूरे साल की जानकारी देते हैं। और अगर हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं, तो बैलेंस शीट में अगर लिखा है कैश 1 लाख रुपए, तो उसका मतलब उस दिन कैश 1 लाख रुपए का है, साल के एंड में कैश 1 लाख रुपए का। अगर मैंने साल के एंड की बैलेंस शीट बनाई, ठीक है, मशीन अगर देखिए 5 लाख की, तो उसका मतलब साल के एंड में 5 लाख की मशीन है। हो सकता है हमने कुछ मशीन खरीदी हो सकता है कुछ बेची हो, साल के एंड में कितनी पड़ी है, 5 लाख। तुम्हारी मेरी बात, मेरे बैंक में 2 लाख रुपए रखा है, तो हो सकता है बैंक में पैसा बढ़ा हो, फिर पे कर दिया तो घट भी गया हो, साल के एंड में कितना है, 2 लाख। तुम्हारी मेरी बात। तो बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट की होती है, बैलेंस शीट जिस दिन की बनाई जाती है उस दिन की पोजीशन बताती है। ठीक है, और जो मेरा ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है, वो पूरे साल की जानकारी देते हैं, पूरे साल में मैंने जो खर्चे किए हैं, पूरे साल में जो मैंने इनकम कमाई उसको दिखाया जाता है। और बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट की होती है। और जाहिर सी बात है, बैलेंस शीट में पोजीशन तो बदलती रहती होगी। कैसे, उधार माल खरीदोगे तो क्रेडिटर बढ़ जाएंगे, पोजीशन बदल गई। कैश पे कर दिया, कैश कम हो गया, पोजीशन बदल गई। ठीक है, तो बैलेंस शीट ये हमारी यहां पर हमारी पोजीशन बदलती रहती है। ठीक है, तो बैलेंस शीट एक दिन की होती है, एक बैलेंस शीट जिस दिन की बनाई जाएगी उस पर्टिकुलर डेट की इंफॉर्मेशन देगी, और ट्रेडिंग पीरियड पूरे साल की जानकारी देगा। ठीक है, कहने मतलब क्या है, अगर मैं 31 मार्च 2021 को अपना फाइनल अकाउंट बना रहा हूं, फाइनल अकाउंट का मतलब ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूं और बैलेंस शीट बना रहा हूं। ठीक है, तो जो मेरा ट्रेडिंग और पीएनएल है, ये मेरी कमाई की जानकारी देगा। ये मेरे इसमें क्या होगा, मेरे पूरे साल के खर्चे दिखाए जाएंगे, पूरे साल की इनकम दिखाई जाएगी, पूरे साल का रेवेन्यू दिखाएगा। यहां पर पूरे साल में कितने मैंने खर्चे किए, पूरे साल में मैंने कितना रेवेन्यू कमाए, कितनी इनकम कमाई, पूरे साल की परचेज, पूरे साल की सेल, पूरे साल के एक्सपेंसेस, पूरे साल की सैलरी। ठीक है, पूरे साल का इनकम दिखाई जाएगी। और जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे
तो बैलेंस शीट जिस दिन बनाई जाती है 31 मार्च को बनाई जा रही है, तो 31 मार्च को बिल्डिंग कितने की, 31 मार्च को कैश कितना है, 31 मार्च को फर्नीचर कितना है, उस पर्टिकुलर डेट की जानकारी देता है। क्लियर हो गया? तो अब देखो तुमने क्या जाना, पहले तो वो बात की बात है, फाइनल अकाउंट में लिखना क्या, तुमने क्या जाना, देखो सुनो, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट, हम दोनों अकाउंट जब बना लेते हैं तो हमें बिजनेस का ओवरऑल परफॉर्मेंस, पूरे साल बिजनेस चला के हमारे को नेट रिजल्ट क्या है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये पता चल जाता है। तो ट्रेडिंग और पीएनएल जो होता है, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट बिजनेस की कमाई की जानकारी देता है, इसको बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। इन दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, और बैलेंस शीट को क्या बोलते हैं, पोजीशन स्टेटमेंट। बैलेंस शीट हमारी पोजीशन को बताती है, ठीक है। अब देखो, और तीनों को इकट्ठा क्या बोला जाता है, फाइनल अकाउंट, या दूसरा नाम क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ में आ गया? यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, पॉइंट वाइज लिखते जाओ बेटा। पॉइंट नंबर 1 देखो, फाइनल अकाउंट्स और लिखना बेटा, फाइनल अकाउंट आर द अकाउंट्स फाइनल अकाउंट्स आर द अकाउंट्स फाइनल आर द अकाउंट्स फाइनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं which are prepared, which are prepared, जो बनाए जाते हैं, which are prepared, जो बनाए जाते हैं। फाइनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो बनाए जाते हैं, which are prepared to know, जानने के लिए या पता लगाने के लिए कह सकते हो, जो जानने के लिए या पता लगाने के लिए, फाइंड आउट। मैंने क्या बोला, फाइनल अकाउंट्स आर द अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं विच आर प्रिपेयर्ड, जो बनाए जाते हैं, किस लिए बनाए जाते हैं, टू नो, जानने के लिए। अच्छा, क्या जानने के लिए, देखना बेटा, दो बातें कर रहा हूं मैं, देखना, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अच्छा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब होता है प्रॉफिट या लॉस। इसका मतलब क्या हुआ, यहां लिख दे रहा हूं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब, चलो यहां लिख रहा हूं, प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। और फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है, देखो ये हमें क्या बताएंगे, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। अच्छा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब क्या, प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। और अब मैं कह रहा हूं फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल, अच्छा फाइनेंशियल पोजीशन से क्या पता चलेगा, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब हमारे बिजनेस के पास असेट्स कितने की है, कितनी हम असेट ओन करते हैं, हमारी खुद की असेट्स कितनी है, कितने रुपए की कैपिटल लगा रखी है, और कितना कर्जा है, ठीक है। अब इसी की देखो मैंने क्या लिखा है, देखो फाइनल अकाउंट्स आर द अकाउंट्स विच आर प्रिपेयर्ड, जो बनाए जाते हैं, टू नो, जानने के लिए। क्या जानने के लिए बेटा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब क्या, प्रॉफिट या लॉस। आगे इसमें एंड लगा देता हूं, एंड फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या, असेट्स कितने की है, कैपिटल कितने की है, लायबिलिटी कितनी, खुद का पैसा कितना लगाया, कर्जे का कितना लगाया, हम फाइनेंशियली कितना साउंड है, कितने पैसों से मजबूत है, ठीक है। अब इसी के आगे कंटिन्यू करना, ऑफ अ बिजनेस। भाई फाइनल, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट या
किसकी बनाते हैं? बिजनेस की, ऑफ अ बिजनेस, ऑफ अ बिजनेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। ड्यूरिंग इन अकाउंटिंग पीरियड। भाई एक अकाउंटिंग पीरियड में, भाई हमने क्या बोला, देखो हमने ये बोला कि एक अकाउंटिंग पीरियड में बिजनेस को चलाने के बाद, एक अकाउंटिंग पीरियड को बिजनेस में चला, मैं कह रहा हूं एक अकाउंटिंग पीरियड पूरे 12 महीने तक बिजनेस को चलाया, चलाने के बाद हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी, यानी प्रॉफिट या लॉस, कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस कमाया, ये जानना है। और साथ में क्या जानना है? फाइनेंशियल पोजीशन, यानी क्या, प्रॉफिट, एसेट्स कितने के, लायबिलिटी कितने के, कितना खुद का पैसा लगाया, कितना कर्जे का, फाइनेंशियल पोजीशन। ये जानने के लिए हम साल के एंड में क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट्स, या क्या बोल सकते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर हो गया? यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहां तक? आप देखो आगे लिखो, दे इंक्लूड। अच्छा इसके अंदर आता है, अब बताओ फाइनल अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है, बताओ फाइनल अकाउंट के अंदर क्या क्या चीजें बनाई जाती है, बता दो। एक तो ट्रेडिंग काउंट, ट्रेडिंग काउंट, ट्रेडिंग काउंट, और दूसरा क्या चीज बनाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा क्या चीज बनाई जाती है? बैलेंस शीट। ठीक है, क्लियर हो गया? ट्रेडिंग काउंट बना के हम अपने बिजनेस का रिजल्ट पता कर लेते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, और प्रॉफिट लॉस काउंट जब बन जाता है हमारे बिजनेस के ओवरऑल पूरा बिजनेस चला के कितना है ये पता चल जाता है। और दोनों को पता चल, जो ट्रेडिंग और पीएनएल दोनों बनने के बाद मेरे बिजनेस की कमाई कितना है, कि ओवरऑल मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये पता चल जाता है। इसीलिए इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? इनकम स्टेटमेंट। और बैलेंस शीट को क्या बोलते हैं बताओ? बैलेंस शीट को क्या बोलेंगे? पोजीशन स्टेटमेंट। बैलेंस शीट का दूसरा नाम कोई पूछ लेगा तो क्या बताओगे? पोजीशन स्टेटमेंट। कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट है यहां तक? अच्छा कोई पूछेगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं यहाँ पर, हम ऐसे बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम ऐसे बिजनेस का ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बना रहे हैं जिसका केवल एक आदमी ओनर होता है। यानी हम जो फाइनल अकाउंट बनाना सीख रहे हैं, हम ऐसे बिजनेस का सीख रहे हैं जिसका केवल सिंगल पर्सन ओनर होता है, जिसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, और सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनल अकाउंट में कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं? तो एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। और ट्रेडिंग और पीएनएल को मिला के क्या बनाया जाता है? इनकम स्टेटमेंट। और बैलेंस शीट को क्या बोलते हैं? पोजीशन स्टेटमेंट। इसके सुनो, इसके अलावा और कुछ बन सकता है क्या? ये इसके अलावा भी बन सकता है बेटा, नोट्स। अच्छा नीचे बैलेंस शीट के नीचे हम नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स एक तरह से बोलूं, बैलेंस शीट के नीचे हम नोट्स दे देते हैं। अगर मुझे ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में कुछ जानकारी देनी है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कोई आइटम दिखाई है उसकी जानकारी देनी है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर कोई आइटम दिखाई है उसकी जानकारी देनी है, या बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटी किसी की डिटेल देनी है, तो मैं इसके नीचे नोट्स बना देता हूं जिसको बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, और इसके अलावा बेटा, इसके अलावा एक बनाई जाती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। भाई एक बिजनेस के पास कैश किन किन सोर्सेस से, कहां से कैश आता है, और बिजनेस उस कैश को कहां यूज करता है, लगाता है, कितना कैश उसके पास पड़ा हुआ है एट द एंड, कैश की जानकारी के लिए कि कैश कहां से आ रहा है, कैश कहां हम यूटिलाइज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसके लिए एक और स्टेटमेंट बनाई जाती है जिसका नाम होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, इन जनरल क्या होता है, कंपनियों के लिए कंपलसरी होता है, कंपनियों के लिए बनाना होता है, यहाँ पर वॉलंटरी बेसिस पे मर्जी है, बनाना चाहे तो बना सकता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होगा, बनाना चाहे तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? तो माइंड में डाल लेना कि बड़ी क्लास में जाओगे तो
कोई पूछेगा बड़ी क्लास में, मान लो 12th क्लास में जाके तुम 12th क्लास में जो तुम्हारी थर्ड बुक है वहां पर भी हम फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। और जब 12th क्लास में हम पढ़ेंगे ना तो उसका नाम होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। वहां पर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसकी बनाएंगे? कंपनी। तो कंपनियों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना, ट्रेडिंग अकाउंट, इसका नाम बदल जाता है। उस ट्रेडिंग और पीएनएल को मिला के एक अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। उसका नाम प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं होगा, वहां पर क्या नाम हो जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। और बैलेंस शीट बनाई जाएगी, और बैलेंस शीट भी एज पर लॉ बनाई जाती है वहां पर, और साथ में वहां पर नोट्स टू अकाउंट बनाए जाते हैं, वहां पर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएगी। हमारे लिए वो दोनों नोट्स टू अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट 11th क्लास के लिए हमें जरूरत नहीं है उसकी बनाने की। तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें कोई पूछेगा तो कितनी चीजें बनाई जाती है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। हमें ये तीनों चीजें बनाना सीखना है। क्लियर यहां तक? किसी को यहां तक पूछना है? अब हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, देखो चाहे तो तुम पॉइंट नंबर 2 डाल लो, चाहे ऐसे लिख लो। ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बताने जा रहा हूं कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। सुनो, लिखो जरा। ट्रेडिंग अकाउंट is the account, trading account is the account which is prepared ट्रेडिंग अकाउंट इज द अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड, जो बनाया जाता है। किस लिए बनाया जाता है? टू नो, जानने के लिए, या टू फाइंड आउट, पता लगाने के लिए। टू नो द रिजल्ट ऑफ बाइंग एंड selling, result of buying and selling of goods during an accounting period, during an accounting पीरियड। भाई एक अकाउंटिंग पीरियड में आपने कितने रुपए का गुड्स खरीदा, ठीक है, उसमें कितना खर्चा किया, फिर उसको कितने में बेचा, कितना पड़ा हुआ है, इसका रिजल्ट जानने के लिए हम क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। कितने का सामान खरीदा गया, कितना उसमें खर्चा कर दिया, कितना माल सामान हमारे को कितने का पड़ा और कितने में हमने बेचा, कितना पड़ा हुआ है, ठीक है। ये जानने के लिए भाई माल खरीदा और बेचा तो उसका रिजल्ट क्या है, हुआ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये जानने के लिए हम क्या बोलते हैं, क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट वो खाता होता है जो हमारे गुड्स की बाइंग और सेलिंग का रिजल्ट बताता है कि हम गुड्स को खरीद के लाते हैं, उस पर थोड़ा बहुत खर्चा करते हैं, फिर उसको बेचते हैं तो कितना फायदा कितना नुकसान, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। आगे बढ़, देखो, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में मैं क्या कह सकता हूं? इट इज प्रिपेयर्ड, ये बनाया जाता है। इट इज प्रिपेयर्ड टू नो, या लिख दो टू फाइंड आउट, टू फाइंड आउट, पता लगाने के लिए, टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ऑफ अ बिजनेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड।
देख लो जी, कोई डाउट है यहाँ तक? मैंने क्या बोला? ट्रेडिंग काउंट इज द अकाउंट, ट्रेडिंग काउंट वो खाता होता है विच इज प्रिपेयर्ड, जो बनाया जाता है। ट्रेडिंग काउंट वो अकाउंट होता है जो बनाया जाता है। किस लिए बनाया जाता है? टू नो, जानने के लिए। क्या जानने के लिए भाई? रिजल्ट। किस चीज का रिजल्ट? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। आप गुड्स को खरीदते हो, गुड्स को बेचते हो, थोड़ा बहुत उस पर खर्चा करते हो तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, फिर उसको बेचते हो तो फायदा या नुकसान। आगे कह रहा है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड में आपने एक अकाउंटिंग पीरियड में कितने का सामान खरीदा, कितने में बेचा, कितना फायदा, कितना नुकसान। आगे कह रहा है इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में क्या कर सकते हैं? इट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट, पता लगाने के लिए। क्या पता लगाते भाई? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग। एक बिजनेस ने एक अकाउंटिंग पीरियड में कितना ग्रॉस प्रॉफिट कमाया या कितना उसको ग्रॉस लॉस हुआ, ये जानने के लिए हम क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। आगे लिखो, फॉलोइंग is the format of trading account. Following is the format of trading account. Following is the format of trading account. लो जी, मैंने बोला अब जो मैं नीचे बता रहा हूं वो क्या चीज है? ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। फॉर्मेट देख लो कैसा होता है। ऊपर लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। बड़ा आसान होता है फॉर्मेट, डेबिट और क्रेडिट। यहां पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स, डेट का कॉलम कुछ होता नहीं है इसमें, बस पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। ये भी तो एक लेजर अकाउंट ही है, ठीक है बेटा। अच्छा कोई पूछ ले इसका नेचर क्या होता है, सुनो, ट्रेडिंग अकाउंट का नेचर क्या होता है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल। तो ध्यान रखना ये फायदा नुकसान जानने के लिए बनाया जा रहा है। जितने भी खाते फायदे नुकसान को जानने के लिए बनाए जाते हैं उनको हम नॉमिनल बोलते हैं। तो ये भी क्या है? अगर इसका नेचर कोई पूछ लेगा तो मैं क्या बोलूंगा? नॉमिनल इन नेचर। ये एक नॉमिनल अकाउंट है, ध्यान रखना। अच्छा इसके आगे मैंने नीचे लिखा नहीं, ये लिख दो यहां पर, फॉर द ईयर एंडेड, क्योंकि ये पूरे साल की जानकारी देगा। पूरे साल में कितने का माल खरीदा, पूरे साल में कितने का माल बेचा, पूरे साल में कितना खर्चा किया, पूरे साल का की जानकारी देता है। इसलिए इसके नीचे क्या लिखेंगे? फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। जैसे मान लो ये 31 मार्च को बनाया जा रहा है तो 31 मार्च, और अगर 31 दिसंबर को बनाया जा रहा है तो 31 दिसंबर, जो भी साल होगा, ठीक है। मान लो 2021 है तो 2021, ठीक है। मैं ऐसे छोड़ दे रहा हूं, कोई डाउट है तो बताओ। अब देखो बेटा, यहां पर सबसे पहले दिखाएंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जरूरी नहीं है सबसे पहले, लेकिन वैसे सबसे पहले दिखाया जाता है जब करेंगे ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। सबसे पहले क्या दिखाते हैं? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? पिछले साल जो माल बिक गया, बच गया था, पिछले साल जो माल बच गया था उसको इस साल सबसे पहले बेचोगे, नहीं बेचोगे? तो पिछले साल का जो बचा हुआ माल था वही पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। और ओपनिंग स्टॉक तो वो साल इस साल इस अकाउंटिंग में साल के पहले दिन था ना, और हम तो बना कब रहे हैं फाइनल अकाउंट? साल के एंड में, ठीक है। तो वो साल के एंड तक तो बिक चुका हुआ, लेकिन वो माल भी तो बेचा गया, ठीक है। और वो ओपनिंग जो पिछले साल का बचा हुआ माल था सबसे पहले हम उसको बेचेंगे, पुराना माल। सबसे पहले हम वो दिखाएंगे ओपनिंग स्टॉक। क्यों दिखाएंगे वो सारी बातें हम करेंगे अभी। मैं अभी फॉर्मेट बस लिखवा रहा हूँ, समझा कुछ नहीं रहा। इसको अगली क्लास पूरी इस ट्रेडिंग अकाउंट पे जाएगी, ठीक है। इसको पूरा समझाऊंगा, अभी सिर्फ लिखवा रहा हूँ फॉर्मेट। सबसे पहले क्या दिखाएंगे? ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। उसके बाद दिखाएंगे बेटा पूरे साल में हमने कितने की परचेजेस करी,
पूरे साल में कितने का माल खरीदा। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, परचेजेस का मतलब तो पूरे इस अकाउंटिंग पीरियड में, जिस साल का हम फाइनल अकाउंट बना रहे हैं उस अकाउंटिंग पीरियड में पूरे साल हम माल खरीदते रहे, बेचते रहे, खरीदते रहे, बेचते रहे, पूरे साल में टोटल परचेज कितनी है, पूरे साल की परचेज कितनी है। अच्छा, कुछ माल अगर डिफेक्टिव था तो तुमने वापस कर दिया होगा। जो सामान तुमने खरीदा अगर उसमें कुछ डिफेक्ट था, उसमें कुछ कमी थी, तो तुम वापस कर दोगे। और जब खरीदा हुआ सामान वापस कर देते उसको क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न। अच्छा, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, आउटवर्ड सामान बाहर की तरफ जा रहा है, रिटर्न आउटवर्ड। तो या तो परचेज रिटर्न लिखेंगे, परचेज रिटर्न, या क्या लिखोगे बताओ, और करके रिटर्न। ठीक है, और ये जो परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर देते हैं, उसके बाद जो अमाउंट बचता है ना बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेट परचेज। क्या बोलते हैं, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, उसको क्या बोलेंगे, नेट परचेज। क्लियर हो गया। उसके बाद जब सामान खरीदोगे तो हो सकता है सामान को खरीद के ला रहे थे तो किराया भाड़ा खर्च किया, सामान खरीदेंगे तो भाई सामान उड़ के तो आएगा नहीं दुकान में। ठीक है, सामान को किसी व्हीकल के थ्रू लेके आओगे, गाड़ी के थ्रू, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो भी साधन होगा उससे लेके आओगे तो उसका किराया भाड़ा दोगे। ठीक है, तो किराया भाड़ा देंगे तो हम 3 वर्ड यूज होते हैं, एक तो कैरिज, ठीक है, एक कार्टेज और एक फ्रेट, 3 वर्ड आते हैं। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है बट अभी मान लो तीनों का मतलब मान लो तुम भाड़ा। अच्छा, कैरिज, कार्टेज और फ्रेट, कैरिज, कार्टेज और फ्रेट, तीनों का मतलब हालांकि सामान को लाने का किराया भाड़ा ही हो गया बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। अभी बस मान के चलो भाड़ा, किराया भाड़ा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, कैरिज लिखाओ, कार्टेज लिखाओ, फ्रेट लिखाओ। ठीक है, तीनों का मतलब किराया भाड़ा और तीनों ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। कहां पर आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। अच्छा, खाली कैरिज लिखा है, खाली कार्टेज लिखा है, खाली फ्रेट लिखा है, तो इसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं, और कहां दिखाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में। अब डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं वो हम अगली क्लास में बात करेंगे डिटेल में, अगली क्लास में हम डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। बस यहाँ पर यार माल सुनना, बस मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो, माल को खरीद कर लाकर दुकान में रखा, अगर मैं ट्रेडर हूं, ट्रेडर का मतलब मैं बना बनाया माल लाता हूं, बना बनाया माल लाता हूं, तो मकान मैं कह रहा हूं, देखो अगर मैं बना बनाया माल लाता हूं तो माल को खरीद के लाया, परचेज किया, तो परचेज करूंगा तो पैसा दूंगा, वो हो गई मेरी परचेजेस। ठीक है, कुछ डिफेक्टिव था तो वापस कर दिया, और फिर उसके बाद जब खरीद के ला रहा था तो किराया भाड़ा पे करूंगा। तो अगर खरीद के लाते टाइम कैरिज पे किया, कार्टेज पे किया, फ्रेट पे किया, खरीद के ला रहा था तभी पे किया ना, तो डायरेक्ट है। दुकान में लाकर रख दिया, बेचना बाकी है, मेरी बात सुना, सामान को सेलेबल कंडीशन तक, बिकने की कंडीशन, मैं कह रहा हूं दुकान में सामान आकर रखा हुआ है, अब बेचना बाकी है, तो सामान को सेलेबल कंडीशन तक लाने के जितने भी खर्चे होंगे वो क्या होते हैं, डायरेक्ट। और अगर हम मैन्युफैक्चरर हैं तो सामान खरीदेंगे, उसका पैसा, फिर किराया भाड़ा खर्च करके लाएंगे, फिर फैक्ट्री में बनवाएंगे, मजदूरी पे करेंगे, वेजेस देंगे, फैक्ट्री की लाइट, में बिजली यूज होगी जिससे मशीनें चलाई जाएंगी। ठीक है, फैक्ट्री में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं उनको सैलरी वैलरी भी कुछ हो सकता है, कुछ को सैलरी दे रहे हो, और जो मशीनें चला रहे हैं उनको मजदूरी दी जाती है, वेजेस बोलते हैं। तो माल को बना दिया, माल को बनाने के बाद वो बिकने की, अब ऐसी कंडीशन में आ गया कि अब उसको बेचना बाकी है। ठीक है, माल को सेलेबल कंडीशन तक लाने के जितने भी खर्चे होंगे, फैक्ट्री से रिलेटेड सारे खर्चे, माल को बनकर तैयार होने तक के जितने खर्चे होंगे सारे क्या होंगे, डायरेक्ट। ठीक है, तो देखो मैंने बोला जब खरीद के ला रहा था तो कैरिज पे किया, कार्टेज पे किया, फ्रेट पे किया। ठीक है, ये सारे हमारे क्या है, डायरेक्ट। और अब मेरी बात सुना, अगर इनके साथ इनवर्ड लिखा है, ये खाली लिखा है तब भी डायरेक्ट, और इन तीनों के साथ इनवर्ड लग जाए, क्या लग जाए, इनवर्ड, तो इसका मतलब भी यही हो गया कि सामान जब हम खरीद के ला रहे थे तो लाते टाइम तुमने किराया भाड़ा खर्च किया। अगर खाली कैरिज, खाली कार्टेज,
खाली पीरियड लिखा है तब भी डायरेक्ट, ठीक है, तब भी डायरेक्ट। और मैं कह रहा हूं अगर इनके साथ इनवर्ट लिखा है तब भी डायरेक्ट, और अगर इसके साथ आउटवर्ड लगा है, आउटवर्ड लगा है, कैरीज कार्टेज और फ्रेट के साथ आउटवर्ड लगा है, तो हो सकता है माल बनकर तैयार हो गया था, माल बनकर तैयार हो गया तो मैं अपने फैक्ट्री से माल को गोडाउन तक ले जा रहा था तो किराया भाड़ा पे किया, माल को अपने शोरूम तक ले जा रहा था तो किराया भाड़ा पे किया, तो वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट। ठीक है, माल को अब हम बेचने की तैयारी कर रहे हैं, भाई माल बनकर तैयार हो गया, अब बेचने के लिए मैं पहले बनकर तैयार कर तो गोडाउन में रखवा रहा हूं, तो गोडाउन में जाएगा तो उड़ के तो जाएगा नहीं, किराया भाड़ा खर्च करके जाएगा, तो जो किराया भाड़ा पे करेंगे उसको बोलेंगे कैरीज आउटवर्ड। या फिर मेरी फैक्ट्री से शोरूम में ले जाकर रखा गया तो किराया भाड़ा पे किया, वो क्या होगा, कैरीज आउटवर्ड। यानी एक बार ही माल बनकर तैयार हो गया उसके बाद कैरीज कार्टेज पे करेंगे तो क्या बोलेंगे, कैरीज आउटवर्ड। वो कहां जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलेंगे, और कहां दिखाया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। समझ में आ गया यहां तक? तो माइंड में डाल लेना, माल को सेलेबल कंडीशन तक लाने के जो भी खर्चे होंगे, बनाकर बेचने तक की कंडीशन में माल बनकर तैयार हो गया, अब बेचना बाकी है, मगर उस कंडीशन तक लाने के जितने खर्चे होंगे डायरेक्ट, उसके बाद जो खर्चे किए जाएंगे वो इनडायरेक्ट। ठीक है, इसी तरह देखो मैं क्या करता, वेजिस पे कर दी, वेजिस का मतलब मजदूरी। अच्छा, मजदूरी कहां दी जाएगी, फैक्ट्री में या ऑफिस में, फैक्ट्री में। फैक्ट्री में जो लोग मशीनें चला रहे होंगे, मशीन चलाकर माल को बना रहे होंगे, तो उनको जो पैसा पे किया गया वो माल बनाने के लिए दे गया, ठीक है, उनको फिजिकल वर्क कर रहे, मशीन चला रहे, उसको जो पैसा दिया जाता है उसको वेजेस बोलते हैं, और वेजेस माल बनाने में यूज होता है, इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, इसके अलावा बेटा देखो, फैक्ट्री में जो मशीनें चलाई जा रही है उसके लिए जो फैक्ट्री में जो मशीनें चलाई जा रही है उस पर, ठीक है, उसकी जो बिजली यूज हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, उसको बोलते हैं पावर। हाई वोल्टेज की बिजली होती है, ध्यान रखना, मशीनें चलाने के लिए इस इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं होगा, उसके लिए हाई वोल्टेज की बिजली चाहिए, उसको बोलते हैं पावर। ठीक है, क्लियर क्या तक? इसके अलावा बेटा देखो, फैक्ट्री में बहुत सारी मशीनें ऐसी थी जो कोयला वगैरह, पेट्रोल वगैरह, गैस वगैरह यूज की जाती है, तो देखो अगर फैक्ट्री में कुछ मशीनें ऐसी जो कोयले की से चलती, कोल गैस एंड वाटर, कुछ ऐसी चीजें चाहिए, ऐसे लिखा था कोल गैस एंड वाटर, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट। ठीक है बेटा, हो सकता है बेटा सुनो, हमने हो सकता है जो हम माल बना रहे हैं ना, जो हम माल बना रहे हैं वो किसी ने उसको पेटेंट करवा रखा है, किसी ने उसको कॉपीराइट ले रखा है, हमने उसे परमिशन ली और हम फिर उस माल को बना रहे हैं, तो हम उसको क्या देंगे, रॉयल्टी। ठीक है, किसी का पेटेंट यूज करने के लिए, किसी का कॉपीराइट यूज करने के लिए हम उसको पैसा खिलाते हैं, क्या देते हैं उसको, उसने हमें परमिशन दी, उसने हमें राइट दिया, तो क्या देंगे, रॉयल्टी। अगर रॉयल्टी होगी तो रॉयल्टी भी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है जी। उसके अलावा बेटा देखो, इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा देखो फैक्ट्री में जो मशीनें चलाई जाती है, मशीनों की सफाई के लिए कॉटन वगैरह रखा जाता है, ग्रीस वगैरह लगाया जाता है, उसको बोलते हैं कंज्यूमेबल स्टोर। कंज्यूमेबल स्टोर वो भी कहाँ आएगा, डायरेक्ट में। कंज्यूमेबल स्टोर ये भी हमारा क्या जाएगा, डायरेक्ट। कोई डाउट है तो बताओ यहां तक? ठीक है, कंज्यूमेबल स्टोर हो गया। और इसके अलावा और कोई खर्चा जो फैक्ट्री में, देखो मेरी बात सुनो, अगर फैक्ट्री वर्ड लग जाए किसी भी खर्चे के साथ, फैक्ट्री वर्ड लग जाए किसी भी खर्चे के साथ, तो वो क्या बन जाएगा, डायरेक्ट। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब भी माल बनाना होता है, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट। तो मेरी बात सुनना, अगर क्वेश्चन में लिखा है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, तो ये तो नाम ही बता रहा है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस तो नाम ही बता रहा है कि क्या होगा, डायरेक्ट। अच्छा, उसके अलावा देखो मैं कह रहा हूं फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री के साथ कोई भी खर्चा जुड़ जाए, किसी भी खर्चे के साथ फैक्ट्री वर्ड लग जाए तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट। अब फैक्ट्री, मेरी बात सुनो, फैक्ट्री रेंट है तो डायरेक्ट। ठीक है, फैक्ट्री की लाइटिंग तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट। फैक्ट्री वर्ड किसी के साथ जुड़ते क्या बन जाएगा, डायरेक्ट। ठीक है, अच्छा इतने ही खर्चे होंगे क्या, नहीं, और भी खर्चे हो सकते हैं, मैं तो बस आइडिया दे रहा हूं, जब क्वेश्चन करेंगे तो धीरे धीरे और भी चीजें आएंगी। क्लियर हो गया? अब देखो क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है, तो माल को बेचेंगे, बनने के बाद क्या करेंगे,
माल को बेचेंगे, और माल को बेचकर जो पैसा आता है उसे हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। रेवेन्यू को सेल को हम रेवेन्यू बोलते हैं, सेल भी हमारा रेवेन्यू होता है। तो माल को बेचकर जो पैसा आया, पूरे साल में मैंने कितने की सेल्स करी, पूरे साल में मैंने कितने का माल बेचा, माल को बेचकर कितना मैंने रेवेन्यू कमाया, सेल। अच्छा, अगर माल बेचेंगे तो हो सकता है उसमें से कुछ डिफेक्टिव था, मैंने तुम्हें माल बेचा था, उसमें से कुछ डिफेक्टिव था, कुछ कमी, तो तुमने मेरे को वापस कर दिया। तो जब बेचा हुआ माल वापस आ जाएगा तो क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न। या इसका दूसरा नाम भी होता है क्या? रिटर्न इनवर्ड। ये भी हमारा क्या बन जाएगा? ध्यान, सेल्स में से जब हम रिटर्न माइनस कर देते हैं उसको बोलते हैं नेट सेल। क्या बोलते हैं? सेल माइनस सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा? नेट सेल। और बेटा इसमें एक चीज और दिखाई जाती है, क्लोजिंग स्टॉक। साल के आखिर में जो माल बिका नहीं पड़ा हुआ, अनसोल्ड स्टॉक, गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। साल के एंड में जो माल बिका नहीं पड़ा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, ये जो माल बिका नहीं पड़ा हुआ है वो कहां से आया होगा? जादू से आया होगा क्या? जो खरीदा होगा, जो माल खरीदा होगा उसी में से तो बचा होगा भाई। दुकानदार जो सामान खरीद के लाके दुकान में रखता है उसी में से तो साल के एंड में बच जाता है। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है वो कहां से बना बचा है? इसी परचेज में से बचा होगा। ठीक है जी। तो जो सामान साल के एंड में पड़ा हुआ है, मैं कह रहा हूं बिका नहीं पड़ा हुआ है, अनसोल्ड स्टॉक, उसको क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। और वो क्लोजिंग स्टॉक दिखाया जाता है। अब देखो बेटा मैं कह रहा था, ये वाली साइड जो होती है मेरी, ये हम बोलते हैं, ये वाली साइड को हम बोलते हैं रेवेन्यू साइड। कौन सी साइड? रेवेन्यू या इनकम? रेवेन्यू साइड। ठीक है। अगर मेरे रेवेन्यू ज्यादा है, ठीक है, माल को बेचकर पैसा ज्यादा है और खर्चे मेरे कम है, तो मेरे को क्या हो जाएगा? प्रॉफिट, जिसको हम क्या नाम देते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। और उल्टा भी हो सकता है, खर्चे ज्यादा हो तो, अगर ये खर्चे वाली साइड ज्यादा है तो इधर डिफरेंस निकलेगा तो क्या बोलोगे भाई? मेरी बात सुना, खर्चे ज्यादा होंगे, इधर डिफरेंस निकलेगा तो क्या बोलोगे? ग्रॉस लॉस। और अगर रेवेन्यू ज्यादा होगा, इधर डिफरेंस निकलेगा तो क्या बोलोगे? समझ में आ गया? चलो, तो अगर मान लो मैं समझाने के लिए मान के चल रहा हूं मेरा रेवेन्यू साइड ज्यादा आई, तो ये मैंने क्रेडिट साइड का टोटल ले लिया, ये वाली साइड बड़ी आ रही है, टोटल मैंने इधर भी लिख दिया। और उसके बाद जो ये सारी चीजें माइनस करने के बाद जो आया उसको क्या बोलेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, चाहो तो लिख दो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। किताब में लिखा जाता है ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। क्या लिखोगे? ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर हो गया? इस तरह से हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, ये हमारे ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है। क्लियर हो गया? मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। 2-4 बार रीडिंग ले लेना। ठीक है, 2-4 बार रीडिंग ले लेना। ठीक है जी, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल में समझाऊंगा।